हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस राणा क्लासेस के माध्यम से आपके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के रिगार्डिंग कुछ स्लाइड्स लेके आया हूँ। इनके थ्रू एक हमारी क्लास कंडक्ट होगी और हमारा जो उद्देश्य है उसमें ये है कि जो बच्चों के लिए जो बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के रिगार्डिंग उसको कंप्लीट किया जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर के है। ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जब बात आती है तो बहुत से बच्चों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किस लिए पड़ी? सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेसिकली? उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में डिस्कशन करना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है कि जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरीके से चलेगी। आप देखोगे संविधान का निर्माण इसलिए किया गया कि जो भारत के राज्य हैं केंद्र के बीच में किस प्रकार से रिलेशन होंगे। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, इसमें जाति और वर्ग, धर्म और प्रजातियाँ देखोगे इतनी हैं, इतनी विविधता है कि उसमें एक राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता। सिंपल वे में हम कहें कि संविधान एक आपका नियमों की व्यवस्था है, नियमों का कायदे कानून की एक जो हमें गाइड करती है, निर्देशित करती है किस तरीके से शासन व्यवस्था चलेगी। तो ये मैं मानता हूँ कि उपयुक्त होगा। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में हम इनमें जिक्र करेंगे और मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बच्चे नहीं जानते पॉलिटी के बारे में, संविधान के बारे में बुनियादी, वो जान जाएं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, संविधान से। तो संविधान का जो बेस है, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान 1946 में आते हैं, उससे पहले जो आधार बने हुए हैं उनका थोड़ा सा मैं एक दो स्लाइड के थ्रू उसमें जाना चाहूँगा, डिस्कशन करना चाहूँगा उनके माध्यम से। तो आप देखोगे जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कंपनी के अंतर्गत अधिनियम की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी जो आई तो व्यापार के लिए आई और उन्होंने देखा कि यहाँ भारत की जो व्यवस्था है इसमें हमारे लिए राजनीति के भी अवसर हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे गहरी पैठ बनाई। और आप देखोगे कंपनी के अधिनियम, कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिनियम पारित हुए जिन्होंने संविधान को एक बेस दिलाया। तो उन्हें मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है आपकी 2 के बाद शुरू होगी। तो यहाँ पे 1713 के रेगुलेटिंग एक्ट का हम जिक्र करते हैं। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम यहाँ पे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का यहाँ पे गठन किया गया है। अब देखोगे इसमें एक चीज़ें आनी शुरू हो गई कि हम कुछ लोगों का शासन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे शासन प्रणाली को चलाने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया है और उसके लिए 4 लोगों को उनके साथ एसोसिएट किया गया है जिनका कार्यकाल यहाँ से 5 वर्ष रखा गया है। इसके बाद में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये 1784 का है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया है। इसके बाद में 1793 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च करने का उपबंध किया गया है। आप जब किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, कंपटीशन देते हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एजुकेशन का। एक आपका कोई जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है उस तरीके से भी चेकआउट करते हैं, पॉलिटी के तरीके से भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उनके तरीके से भी तय करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपका आया एजुकेशन पे। सबसे पहले मैं मानूंगा कि ये सबसे पहले एक फोकस डाला गया कि एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं, सबसे पहले ये आपका आ गया है। अगर आप देखोगे इस कंसर्न में हम 1835 का जो मैकाले मिनट्स हैं उनका जिक्र करें तो वो एक अलग चीज़ें आएंगी। मैकाले मिनट्स कब आए आपके 1835 में। अगर इसके बाद में देखोगे हम सीधे आ जाते हैं फिर तो यहाँ पे 1857 में आपकी 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई हैं, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आप देखोगे ब्रिटिश मॉडल पे 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो भारत का एजुकेशन सिस्टम का जो भारतीयों के लिए एक बेस बनाना शुरू हुआ। और आप देखोगे इसी संदर्भ में हम आगे जाएंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 1857 के बाद आप आओगे 1948, यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग के थ्रू जो ये यूनिवर्सिटी आपकी 1857 में स्थापित की गई थी, इनकी क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए ये स्थापना की गई राधा कृष्णन आयोग की। और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर आपका यूजीसी की स्थापना हुई है कब? 1953 में।
1953 में यूजीसी की स्थापना हुई और इसी से ये क्वेश्चन आपका और बनता है, संवैधानिक दर्जा यूजीसी को मिला है आपका 1956 में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत, और यहाँ से मैं मानता हूँ हर कंपटीशन के लिए आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आपकी जीएस का, पॉलिटी का पार्ट हो, एसआई, यूपी पुलिस, नेट जेआरएफ की क्लासेस जो हमारी होती हैं, नेट जेआरएफ की क्लासेस में एक हमारा लास्ट वाला पोर्शन है हायर एजुकेशन पॉलिटी, उसको संदर्भ में भी ध्यान में रखते हुए भी ये बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। आपको यहाँ से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो थोड़ा फोकस से और ध्यान में रहते हुए मैं डीपली कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में थोड़ा सा हाईलाइट रखोगे तो और अच्छा रहेगा आपको। ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप देखोगे हम संविधान की तरफ बढ़ते आएंगे तो ये बेस हमें बनाते चले आएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एक पूछा जाता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ पे कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था, भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, इसके बाद में आपका 1853 का चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों की कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पे आपका आ जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब हम इन सिस्टम की बात करते हैं तो ये तीनों हमारे सिस्टम का हम जिक्र करेंगे, जो आगे आने वाली क्लास है उसमें हम डालेंगे। एक आता है आपका न्यायपालिका का पृथक्करण, तो उसमें आपका आर्टिकल 50 हमारा आ जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको इजीली ये चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से आपको वो चीज़ें देखनी है, किस तरीके से आप उसे इजीली आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद में आपका विधि निर्माण। विधि क्या होता है, कानून क्या होता है? आप देखोगे विधि निर्माण, संसद हमारी क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, और उसके थ्रू क्या होता है कि कानून बना है और कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे। देखोगे तो ये चीज़ें क्या हैं? विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। अब आप देखोगे आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन होता है, तो ये कब किया गया है, कब इसकी स्टार्टिंग हुई है? तो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है यहाँ पे। इसके बाद में आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद एक परिवर्तन आपका आया है, तो इसमें ये क्या किया गया है? ब्रिटिश ताज के अधीन भारत की शासन व्यवस्था को कर दिया गया है। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब आप देखोगे कानून बनाने की प्रक्रिया में ब्रिटिश द्वारा भारतीय लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया कि कानून बनाने में उनके जो सलाह है उसको कंसीडर करने की बात की गई है। इसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन, ये हाईलाइट करोगे आप, विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधि प्रदान किया गया मांटेमिल्लो सुधार के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन पे ज़्यादा फोकस आपको रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाए ये चीज़ें उस तरीके से समझाना चाहूँगा। दो चीज़ें आती हैं हमारा, एक प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब आप देखोगे डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपका राष्ट्रपति के चुनाव पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अनुपातिक और अप्रत्यक्ष चुनाव वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो ये क्या है, आप इस तरीके से देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों को। जब हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन है। जब हम जिसे नॉमिनेट करके इलेक्शन करके भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे वोटिंग करता है, तो इसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हम कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा नोट डाउन करते रहना साइड में आप। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका आता है अनुसूचित। अनुसूचित शब्द सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया है? ये नेट का सोशियोलॉजी का पोर्शन हो, वहाँ भी आपको काम आएगा, यूजीसी के पेपर 1 में भी काम आएगा और आपके जीएस के पोर्शन को भी ये मजबूत करता है। प्रत्यक्ष
इसमें जो आपका 1935 द्वारा क्या क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। सबसे पहले अनुसूचित शब्द का इस्तेमाल भी 1935 के अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। भारत में मुद्रा एवं साख और नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस चीज को नोट कर लेना आप, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियां, महिलाएं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें चीजें क्या हैं, एक तो इसे हमने संविधान का आधार बनाया है। एक वर्ड हमारा आता है कि भारतीय संविधान में हमने 1935 के अधिनियम को अक्सर से, बहुत सा पार्ट इसका हमने अक्सर से वहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप देख लोगे, ये 1935 की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियां, महिला और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। दलित जातियां, महिला और मजदूरों को सम्मिलित किया गया है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, राष्ट्र घोषित किया गया है। इसमें वायसराय का पद समाप्त करके 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ पारित हुआ था? आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया है। और उसके ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य होंगे और जो इन क्षेत्रों में रियासतें आती हैं तो उनके पास 3 ऑप्शन यहाँ दिए गए थे, या तो भारत में रहें, या पाकिस्तान में जाए, या स्वतंत्र राज्य के तरीके से रहें। और आप देखोगे जो आज हम जब जिक्र करते हैं अपने थोड़े पुराने इतिहास की तो देखते हैं तो 3 जो हमारी रियासतें थी उसमें जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जम्मू कश्मीर, ये क्या थी? ये स्वतंत्र रहना चाह रही थी। और उस टाइम पे इन चीज़ों को लेकर के डिस्प्यूट हुआ और किस प्रकार से इनका विलय हुआ, एक ऐतिहासिक कालक्रम में जाओगे तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, राज्य। राज्य क्या है? बहुत से बच्चे नहीं जानते इन चीज़ों को लेकर के। राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य की विशेषताएं नोट करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 विशेषताएं यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहना। पहला है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। दूसरा है जनसंख्या। तीसरा है आपका सरकार। और 4th कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आता है संप्रभुता। अभी पिछले दिनों जो नेट का क्वेश्चन पेपर आया सोशियोलॉजी का, तो उसमें भी राज्य की विशेषताएं पूछ ली गई थी। तो जब हम पॉलिटी का पार्ट करते हैं तो राज्य की विशेषताएं एक बुनियादी क्वेश्चन है पॉलिटी जब हम पढ़ने जाते हैं, तो इसलिए आपको राज्य का पता होना चाहिए। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब एक जनसंख्या निवास करती है जिसकी अपनी संप्रभु सरकार होती है तो ये क्या कहलाता है? हमारा राज्य कहलाता है। और भारत पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर देखो तो भारत एक राज्य है। कैसा राज्य है? तो हम यहाँ पे उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। संप्रभुता, संप्रभुता जो 4th कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है, सोवरेनिटी बोलते हैं जिसे हम। संप्रभुता क्या है कि निश्चित जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हमारी एक सर्वोच्च पावर होती है जो उसे गवर्न करती है। आज हमारे संविधान के द्वारा सरकार चल रही है और हम किसी बाहरी देश से प्रभावित होकर के उसकी पॉलिसी तय नहीं करते, इसलिए हम संप्रभु कहलाते हैं। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें वायसराय का पद समाप्त करके 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। इंपॉर्टेंट फीचर इसकी ये हैं, मैं आपको बता रहा हूं फिर से। विधि निर्माण, प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व है। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान की व्यवस्था के आधार बने। ये आपको जरूर रख लेना है। एक मैंने क्वेश्चन आपको नोट कराया, अनुसूचित वर्ग का सबसे पहले 1935 के अधिनियम में जिक्र किया गया था। 1935 में ही आपके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। इसके बाद में संविधान सभा और निर्माण की प्रक्रिया का हम जिक्र करेंगे इस स्लाइड के थ्रू। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय के द्वारा दिया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1934 में संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। अब संविधान सभा क्या होती है? संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की बात की गई, जिसके द्वारा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू की हम बात करते हैं कि संविधान किन के द्वारा बना जाएगा, वो आम लोगों के बीच से ही चुन के जाएंगे और उनकी एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, जिसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था चलेगी। जिस चीज़ों का जिक्र हम इनमें करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगी, वो संविधान का जिक्र, जो संविधान बना है वो किस प्रक्रिया के थ्रू बना गया है, उन चीज़ों का यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, किस आधार पर किया गया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की जो बात की गई है सर्वप्रथम। इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना आई आपकी, और इसमें 1940 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर गठन किया गया। इसमें देखोगे कि इतने मेंबर पे हम एक संविधान सभा का मेंबर चुन के लेके आएंगे, तो उस आधार पे संविधान सभा के प्रतिनिधि के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। आपसे अगर पूछते हैं कि संविधान सभा की जो बेस है या किस आधार पे थी, तो कैबिनेट मिशन आप यूज करोगे। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया है। इसके बाद में आपका 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। जो हम वोटिंग राइट की बात करते हैं, वोटिंग राइट के इतिहास में जाते हैं, तो मताधिकार कहाँ किन लोगों के लिए था? कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था 1935 में। 20 नवंबर 1940 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। निर्वाचित प्रतिनिधि जो संविधान सभा के चुन करके आए थे उनको आमंत्रित किया, और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और आप देखोगे और भी पॉलिटी का जो पार्ट है। पॉलिटी एक हमारा ऐसा पार्ट है कि जो हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको करना है, हर जगह फेस करना है। इजीली मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो बच्चे पॉलिटी नहीं पढ़ते हैं, पहले उन्हें संविधान बहुत टिपिकल लगता है, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई हमारी, और इस बैठक में हमने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में किस तरीके से वो पूछते हैं आपसे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अगर लगा दिया तो आपका बदल जाएगा, स्थायी अध्यक्ष लगाया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप ऑप्ट करोगे। तो यहाँ से वो क्वेश्चन उठाते हैं और आपको आपकी जो टेस्टिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको नॉलेज है, तो आपको क्लियरली रहना है। 9 दिसंबर 1940 को पहली जो संविधान सभा की मीटिंग हुई थी उसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना है, और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की कमेटी में मीटिंग में हमने अपने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इसके लिए कुल अधिवेशन कितने हुए? ध्यान देने योग्य बात है, 11 अधिवेशन। कुल अवधि कितने थी? 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। ये वर्ड हाईलाइट रखना आप। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त अगर आप देखोगे कि 26 जनवरी 1950 की अगर बैठक को हम इंक्लूड करते हैं तो 12 हो जाते हैं, और अगर उसे इंक्लूड नहीं करते तो 11 अधिवेशन होते हैं। और यहाँ पे हमने लाइन डाली है, इन अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई है। अगर इसे इंक्लूड किया जाए तो 12 हो जाएंगे, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
अब आप देखोगे ना, वर्ड का खेल है। अंगीकृत कब किया है हमने? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे हम कुछ कहते हैं कि कुछ हमने अनुच्छेद वहाँ पे लागू भी किए गए हैं, पर हस्ताक्षर आपके हुए हैं 26 जनवरी 1950 को। भारत संविधान के निर्माण के समय BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करते हैं वो। BN राव कौन थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। अब भैया आप देखोगे महाधिवक्ता की हम जिक्र करेंगे आपका, तो वहाँ पे ये व्यवस्था हमारी क्या है, वो चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट होती दिखती हैं। वो आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है हमारा? 26 जनवरी 1950 को। इसमें भी एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया, तो हमने 26 जनवरी को क्यों लागू किया है? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि 26 जनवरी 1930 को हमने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर हमने संविधान को लागू करना चाहा, क्योंकि हम इसे लकी डेट मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ हमारे क्वेश्चन जो आते हैं कि किसने क्या कहा, उस चीज़ को यहाँ इंक्लूड किया है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इस स्टेटमेंट के थ्रू आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की डोमिनेंसी जो थी, कांग्रेस पार्टी का किस तरीके की कार्यशैली थी, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सभा का एक मेंबर चुना जाना था, और जो ये है आपका यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पे हमने संविधान सभा के लोगों का चुनाव किया गया है, और इसलिए ये स्टेटमेंट आपका निकल के आया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात कहीं ना कहीं निकल के आती है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया है। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। मुस्लिम लीग का एक अलग एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें दिया है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसमें से भी आपको क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि कमेटी कितनी है, उनके चेयरमैन कौन है वो भी, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर के पूछा जाता है। प्रारूप समिति से क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादन के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार है। समिति आपकी संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति आपकी राजेंद्र प्रसाद हैं, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रारूप समिति ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता के रूप में हमने इन्हें जानते हैं कि संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो इसलिए माना गया है क्योंकि संविधान की जो प्रारूप समिति हैं उसके अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 मेंबर थे इसमें, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अलग 6 मेंबर इसमें थे। ठीक है, इसके बाद में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यहाँ पे। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति आपके SC मुखर्जी हैं, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। भारत की 535 रियासतों का विलय करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, और इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के एकीकरण करने में पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर के, जिसे हमने यहाँ ज़्यादा हाईलाइट किया है, कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि सदस्यों का विवरण दिया गया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप इंक्लूड कर लोगे। और नीचे हमने ये पूरा विवरण दिया है कौन कौन इसके मेंबर हुए थे। इसके बाद में आपका तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा 23 जून 1947 को किया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमारा जो आगे स्लाइड आएंगी उनमें है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक की हम बात करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे, तिरंगे के कलर की बात करेंगे, उसमें जो एक चक्र है उसकी बात करेंगे, कौन किस चीज़ का प्रतीक है, वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। इसमें सदस्यों का विवरण दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका संविधान के स्रोत क्या हैं।
आप देखोगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। संविधान जो लिया गया है, किसी ने उधार का थैला बताया है, आप देखोगे भारत का संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बताया जाता है। तो संविधान के स्रोत कहाँ हैं? अब आप देखोगे ना कि जो संविधान सभा है, विद्वान लोगों की एक सभा थी और उन्होंने वो प्रोविजन डाले हैं जो भारत की जनता के लिए ज़रूरी समझे। और उसके बाद में संविधान सभा आर्टिकल 368 के तहत एक प्रोविज़न दिया गया है कि कहीं अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो समय पर रहते हुए वहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आहूत की जा सकती है। तो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हमने जो चीज़ें ली हैं, एक पोर्शन ये भी है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम से, जो भी मैंने स्टार्टिंग की है आपकी, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर पता नहीं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन पद्धति को लेकर के। आप देखोगे ना ब्रिटेन की संसद पे गांधी जी का कोट आता है, ब्रिटेन की संसद के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप उस चीज़ को देख लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ब्रिटेन की से शासन पद्धति हमने ली है, संसदीय शासन पद्धति। विधि का शासन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये अमेरिका में और ब्रिटेन से कंपेरिजन करेंगे तो हम विधि का शासन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना इसमें ब्रिटेन और अमेरिका में कन्फ्यूजन होता है, और जर्मनी से भी अगर आप देखेंगे तो जापान द्वारा यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में कन्फ्यूजन है, इनमें तीनों में। तो कहाँ कहाँ क्लियर है ये चीज़ें आप रखेंगे अपने माइंड में। विधि का शासन हमने ब्रिटेन की उससे लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली आपने ली है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ये हमारी ब्रिटेन से है। संसदीय शासन, द्विसदनीय प्रणाली ये हमारी ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेष अधिकार ये ब्रिटेन से हमारा। परम अधिकार लेख आदि ये भी हमारे उपबंध ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके बाद में अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का हमने विचार लिया है। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। उद्देशिका में देखोगे कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान की रचना की है, वो हमने उद्देशिका में डाले हैं। और यहाँ पे देखोगे आप समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ये चीज़ें क्या हैं? उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया है। और उसमें देखोगे उद्देशिका में वो चीज़ें दी गई हैं कि हम भारत के संविधान का निर्माण किस लिए करना चाह रहे हैं। तो अमेरिकी संविधान से हमने उद्देशिका का विचार लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन ये भी अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभी आगे आएगा अनुच्छेद 50। ये क्या है? न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करते हैं, डीपीएसपी में आएगा आपका ये। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? इन चीज़ों की बात करते हैं हम, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट पे बहुत हमारा स्लाइड है आगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से लगाया जाता है, कितने लोगों के हस्ताक्षर जरूरी हैं, कितने दिन पहले किया जाता है, कौन सूचित करता है राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध के बारे में हमने अमेरिकी संविधान से स्रोत लिए हैं और अपने संविधान में इंक्लूड किए हैं। इसलिए बार बार देखोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उधार का थैला कहाँ है। हमने जिस देश के संविधान में हमें अच्छी चीज़ें लगी हमने अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर के हमने डीपीएसपी, ये हमारे आते हैं डीपीएसपी, ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से हमने लिए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों के लिए नामांकन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। राज्यसभा के कुछ सदस्य, कितने सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र से वो लोग होते हैं। विशेष क्षेत्र से रखने वाले 12 सदस्यों का नॉमिनेशन कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों में आपका आएगा। आगे जो स्लाइड मिलेंगी आपको, हर टॉपिक पे स्लाइड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे हम उसमें। जहाँ तक हमारा लगता है हम उन चीज़ों को सिंप्लीफाई आपको करके समझाएंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नॉमिनेशन, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र, अब यहाँ पे आपका आता है सशक्त केंद्र जो इंक्लूड हुआ है इसमें
संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्यों के संबंध की बात करेंगे। अभी आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस तरफ झुका हुआ है, तो हम कहते हैं कि केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, केंद्र के हाथ में ज़्यादा पावर है। अभी आप किसान बिल की बात करें, हम एग्रीकल्चर बिल की हम जो ये बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बिल आया है, तो आप देखोगे इसमें प्रावधान जो है, अगर कोई विषय है जिस पे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, और केंद्र ने भी कानून बनाया है और राज्य ने भी बनाया है, तो इस टाइम पे जो प्रभावी होगा वो केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की के साथ साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल आप देखोगे किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना काम करते हैं। उच्चतम न्यायालय की का परामर्शी न्याय निर्णय, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण हमने कहाँ से किए हैं, कनाडा से लिए हैं। ये हमारे संविधान के स्रोत का हम जिक्र कर रहे हैं कि संविधान के स्रोतों को हमने, संविधान के जो पार्ट हैं वो कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने ली हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, भाषा कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये आपका कनाडा से आएगा। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण की गई हैं। ये हमारे जो चीज़ें हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। जापान से विधि द्वारा स्थापित, अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया था विधि का शासन, देखोगे ये शब्द थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि का शासन आएगा तो हम ब्रिटेन लगाएंगे, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आएगा तो जापान लगाएंगे। तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया है हमने, जापान से। इसके बाद में मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, न्याय कितने प्रकार के देने की बात कही हमने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51A में हमारे वहाँ इंक्लूड हो रहे हैं, तो देखोगे उन पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले इसमें। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है, हर अनुच्छेद का थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, और डीपली एक्सप्लेनेशन इसके बाद की जो स्लाइड आएंगे उनमें करेंगे। 80+ स्लाइड है आपकी, इसमें पॉलिटी लगभग कवर होने वाली है, थोड़ा बीच बीच में जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करते चले जाएंगे हम। आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इससे फ़ायदा उठाएंगे। भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से लगभग कितने आर्टिकल हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 452 अनुच्छेद हैं आपके, परंतु यह मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात कै, खे, गे आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके 452+ आर्टिकल इसमें आ जाएंगे। और अगर आपसे क्रमांक की दृष्टि में पूछा जाए, तो क्रमांक की दृष्टि में जो मूल संविधान में है आपके 395 अनुच्छेद हैं, उन्हीं का ही जिक्र हम करेंगे। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 हो गई है। जो मूल पाठ में संविधान जो मूल था, जो पहले बना था, उसमें 22 भाग थे, गणना की दृष्टि से 25 हो गई है, वैसे ही मूल में 22 थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। मूल जो संविधान भाग है हमारा, संविधान है जो स्टार्टिंग में हमारे पास आया बन के, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अनुसूचियों का एक अलग हमारा टॉपिक है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अनुसूची पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। आप देखोगे संविधान बना, और संविधान बनने के बाद आप देखोगे भारत विविधताओं का देश है। इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने लोगों के जो अधिकार हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्लैश भी करते हैं। आप देखोगे जब हम बात करते हैं कि जो आपका सीलिंग एक्ट आया, सीलिंग एक्ट के थ्रू क्यों आया सीलिंग एक्ट, कि हमने यहाँ पे न्याय की बात कही है,
समानता की हम बात करते हैं। समान कब होंगे? जब लोगों के पास में जो प्रॉपर्टी है, कुछ लोग तो धन का केंद्रीकरण करे हुए बैठे हैं, कुछ लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, तो समानता कैसे होगी कि उन लोगों से चीज़ें ली जाएं और उन्हें दी जाएं। तो देखोगे ये चीज़ें कहाँ हैं? कहीं ना कहीं संवैधानिक जो प्रावधान हुए हमारे, उन चीज़ों को हमें बदलना पड़ा संविधान के बाद में, और आप देखोगे जो संशोधन होते गए हैं वो इसी चीज़ का परिणाम है हमारे, कि जो भारत की सामाजिक संरचना और लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बदलाव होते गए, तो वो संवैधानिक संशोधन होते गए और नए कानून बनते गए, उन्हें इम्प्लीमेंट कराया गया है। ठीक है, तो कुछ अनुच्छेद इसमें जोड़े भी गए हैं, कुछ निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं जिनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। जैसे आपकी 8, 9, 10, 11, 12 तक हमारी आती हैं। इसमें पंचायती राज एक महत्वपूर्ण विषय है आपका, वहाँ से क्वेश्चन आपके उठते हैं, तो ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 8 से बढ़कर अनुसूचियाँ हमारी वर्तमान में 12 हो गई हैं, और इसमें एक एक अनुसूची को हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले इसमें। विधानतय, अब आप देखोगे यहाँ पे एक पोर्शन हमने ऐड किया है, ये जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण उनका यहाँ जिक्र कर रहे हैं हम। आप देखोगे अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और राज्यों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? कि नए राज्य को शामिल करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस का जो SI वगैरह का पेपर है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि नए राज्यों को शामिल करना हमारा किस अनुच्छेद के तहत आता है। अब देखोगे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ थोड़ी सी भाषा बदलते ही इसका अर्थ बदल जाएगा। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। आप देखोगे कि अगर भारत के बाहरी क्षेत्र में हमने यहाँ किसी राज्य को इंक्लूड किया है तो ये आपका आर्टिकल 2 का हिस्सा हो जाएगा। अगर किसी बाहरी क्षेत्र को हम सभी भारत में शामिल करते हैं तो ये है आपका राज्य को शामिल करना, जो अब तक भारत का पार्ट नहीं है, तो अनुच्छेद 2 आएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं कंपटीशन में, तो इसे बढ़िया तरीके से समझोगे आप। विधानतय नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 का हिस्सा है, और नए राज्यों का गठन कहाँ? वर्तमान सीमा में रहते हुए नए राज्यों का गठन। अब ये हमारे पास में स्टेट की वो है, और अगर हम इसमें से 2 पार्ट बना देते हैं तो ये अनुच्छेद 3 के द्वारा आएगा। आपकी भाषा इस प्रकार की बन सकती है क्वेश्चन की कि तेलंगाना राज्य 2014 में हमारा अस्तित्व में आया है। तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आप इन दोनों आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं होंगे अब। ठीक है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। पूरा संविधान आपका महत्वपूर्ण है, एक एक अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए जब आप किसी अच्छे कंपटीशन में जा रहे हैं। एक समझ होनी चाहिए आपको भारत का आदर्श नागरिक होने के नाते। कम से कम ये चीज़ें हैं कि आप संविधान के बारे में जानते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो घर में क्वेश्चन करते हैं, तब हम नहीं बता पाते तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इसलिए संविधान की समझ आपको मजबूत बनाती है, आपको कानून के बारे में नॉलेज कराती है। आप कहीं गए हो तो अपने अधिकारों के बारे में आप जानते हो, तो आप देखोगे आपके प्रति लोगों का रवैया बदल जाता है। तो बुनियादी समझ हमें ज़रूरी है होनी, कंपटीशन के लिए भी, और अपने घर और परिवार में अपनी रेपुटेशन के लिए भी, सोसाइटी में रेपुटेशन के लिए भी। ये वो नॉलेज है वो कभी बेकार नहीं जाने वाली है, तो आप लोग इसे सीरियसली देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं, आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अनुच्छेद 1 से मैंने शुरू किया है। 2 में है आपका विधानतय नए राज्यों को शामिल करना। 3 में नए राज्यों का गठन। गठन का मतलब मैंने बता दिया आपको, हाईलाइट किया है। तेलंगाना राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है ये देखोगे आप। विधि के समक्ष समानता, इसके बीच में एक पोर्शन छूटा हुआ है आपका, नागरिकता को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में। अभी आपका CAA आया, देश में हल्ला मच गया, हल्ले का माहौल हो गया कि CAA में क्या है, वो चीज़ें आप देखोगे। आपका कंपटीशन में क्वेश्चन वहाँ से आता है जो उस टाइम की एक बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन होता है। तो देखोगे नागरिकता का जो प्रोविज़न है उसको अभी आने वाले इसमें हम स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, विधि के समक्ष समानता। भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का प्रोविज़न है, और ये फंडामेंटल राइट में दिया गया है, मूल अधिकार। अभी हम मूल अधिकारों का DPSP से कंपैरिजन करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों से कंपैरिजन करेंगे, तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को वो प्रदत्त अधिकार हैं जो राज्य के अगेंस्ट मिले हैं।
जिसमें कि राज्य को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, ये चीज़ें बार बार भाषा ये आएगी। जबकि डीपीएसपी में क्या आएगा, नीति निर्देशक तत्व में आएंगे राज्य को चाहिए कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे मूल अधिकार व्यक्ति को सबल बनाने का, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक माहौल देने की कोशिश वहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत है। ठीक है। यहाँ पे आपका अस्पष्टता उन्मूलन से लेकर के एक अधिनियम आया आपका 1955 में, जिसमें कि नागरिकता संरक्षण अधिनियम, उसे हम कोट करते हैं 1955 में। तो अस्पष्टता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय व्यवस्था में आप वर्ण व्यवस्था को देखोगे, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम की हम बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी वहाँ से हमारी आती है निकल के। अनटचेबिलिटी का सिस्टम ये है कि वहाँ पे एक व्यवस्था है हमारी वर्ण सिस्टम में, शूद्र लोगों को अपने जो पवित्र होने का, मंदिरों में प्रवेश करने का, धार्मिक कृत्य करने का, परफॉर्म करने का राइट नहीं दिया गया, और वहाँ से अनटचेबिलिटी नाम की ये वस्तु आती है, ये एक छुआछूत वाला व्यवहार आता है, और जो हायर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट को अनटचेबल मानते हैं, अपवित्र मानते हैं और उनसे बचते हैं। तो वो सोशल डिस्टेंस बनती है, उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है यहाँ अनुच्छेद 17 में। अब आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो आप देखोगे उसमें डीपली चीज़ें जो निकल के आती हैं वो आती हैं सामाजिकता को लेकर के। जब हम लोअर कास्ट और हायर कास्ट के मानसिकता का अध्ययन करते हैं, जो हायर कास्ट हैं उनके दृष्टिकोण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फेस किया अपनी लाइफ में, और वहाँ ये इंक्लूड किया, ये कोशिश की जो भारत का नागरिक है वो ये प्रॉब्लम फेस ना करे जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की थी। उसमें ये अस्पष्टता उन्मूलन या अस्पष्टता का अंत ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप देखोगे अलग अलग जीएस के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 22 है। इसमें भी अच्छे प्रोविजन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जो दंड मिलेगा उस समय के कानून के अनुसार मिलेगा जहाँ पे वो दंड, जहाँ पे वो अपराध किया गया है। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, ये कुछ प्रोविज़न इसमें डाले गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी में ये काउंट होते हैं। डीपीएसपी के नाम से बड़ा फेमस है ये, नीति निर्देशक तत्व। अभी हम मूल अधिकारों की बात कर रहे थे, अब डीपीएसपी की बात की हमने यहाँ। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में इंक्लूड है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ मैं आपको एक आर्टिकल 21A का भी जिक्र करना चाहूँगा। 21A बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस दृष्टि से आगे डिस्कशन भी करेंगे हम इसमें डिटेल में। अनुच्छेद 40 के तहत बहुत बार पूछा जाता है पंचायतों का गठन किस में है, डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के तहत। और अक्सर देखोगे ये चीज़ कही जाती है कि पंचायतों के गठन के लिए महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें और ग्रामीण समाज के विकास की बात करें तो गांधी जी का स्पेशल फोकस था, और ये कहा जाता है कि 30 जनवरी 1948 को अगर गांधी जी की हत्या ना हुई होती तो जो हमने 92 में संविधान की प्रक्रिया लेकर के आए, वो संविधान की प्रक्रिया शायद पहले आ चुकी होती और पंचायतों को सबल किया गया होता। तो पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊँगा साइड बाय साइड। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का, ये काम जो है, एक आपका टॉपिक आता है मनरेगा, पूरा टॉपिक आप कर लोगे, आने वाले कंपटीशन में बहुत पूछा जाएगा, जनरल कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है मनरेगा। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा स्टार्ट हुआ है। 2008 में इसे महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट के तहत से जानते हैं। इस पे कितने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कब स्टार्ट हुआ है? नरेगा के नाम से शुरुआत हुई, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे। इसके तहत भारत के नागरिकों को गारंटी दी गई है 100 दिन के रोजगार की। अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है और मनरेगा के तहत एनरोल है तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी भारत सरकार उसको देती है। किसी दशा में अगर काम नहीं दिया गया तो 100 दिन का पेमेंट उसके खाते में चला जाएगा। और इसके तहत ये एक प्रोविज़न इसलिए रखा गया क्योंकि वीकर सेक्शन के पास जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है और उसे काम की ज़रूरत है, काम नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इस 100 दिन के रोजगार के थ्रू वो
कर सकता है। तो ये काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 का है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अब देखोगे आपसे क्वेश्चन अगर देखोगे डीपली पूछा जाए तो जैसे ये है आपका, एक आता है आपका मातृत्व लीव, मैटरनल लीव। आप देखोगे जहाँ जिस क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं तो वहाँ पे जब देखोगे कि बच्चे की बात करते हैं, बच्चों के प्रजनन की बात करते हैं, पालन पोषण की बात करते हैं, तो वहाँ लीव देते हैं। तो ये प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में हमारा आ सकता है, क्योंकि ये मातृत्व सुरक्षा की जो योजनाएं हैं क्यों चला रहा है स्टेट की, हम जो बच्चे हैं समाज में हमारी कंटिन्यूटी हो रही है, उनकी माताओं को उनके पोषण के, उनकी देखोगे सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं संचालित करती है कि उन माताओं के पोषण का ध्यान रखते हुए चीज़ें चलाती हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। और ये हमारे आते हैं नीति निर्देशक तत्व में। राज्य को चाहिए कि वो कैसे करेगा, ये वो पोर्शन है आपका, ठीक है। समान नागरिक संहिता आपकी 44, समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद में आएगी। इससे आप याद रख लोगे इक्वल इक्वल, ठीक है। इसके बाद में है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अभी मैंने आर्टिकल 21A का भी जिक्र किया है और इससे भी कोरिलेट आप कर लेंगे। अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50-50, ये आपका है अनुच्छेद 50 में। कुछ आर्टिकल में आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, बार बार उनको याद रख लेना। अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आपका अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आप देखोगे अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित इसमें चीजें दी गई हैं अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसके बाद अनुच्छेद 75 है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का गठन, भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का पद अवधि, चुनाव प्रक्रिया, शक्ति, विधायी शक्ति, सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की जाएंगी आने वाली स्लाइड्स में। उसके बाद में भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है। अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी, जो अभी हमने जिक्र किया था BN राव के संदर्भ में कि किस चीज़ें आगे आएंगी हमारी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति 111 अनुच्छेद है। 117 अनुच्छेद में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110A के तहत उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे छोड़ देंगे। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ये है आपका 121। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय की स्थापना है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निबंधन है। अनुच्छेद 123 ये इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद इस बीच में आपका रह गया है 108। आप देखोगे ना सीरी 108 की हम बात करते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना अलग। 108 की हम बात करेंगे, सीरी 108, इसका मतलब कोई मठाधीश, और मठाधीश वाली पावर जो हम बताते हैं कि 108 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, करता है, ठीक है। पर इसमें जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो करेगा वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसलिए अनुच्छेद 108 भी, जो हम आगे भी जिक्र करेंगे शायद इसमें, तो वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो हम जिक्र कर रहे थे 123 का, यहाँ पे नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, संसद जो है हमारी, संसद के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, यहां से बहुत क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, और तीसरा है राष्ट्रपति। इनसे मिलकर के हमारी संसद बनी होती है। नेट में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ बच्चों को बड़ा हार्ड लगा ये क्वेश्चन। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। अब आप देखोगे 1, 2,
3 आर्टिकल 123 के तहत ये प्रोविजन है, राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जहाँ विधि निर्माण होता है वो चीज़ें नहीं चल रही हो और राष्ट्रपति को कोई लग रहा है कि शायद इसकी ज़रूरत है, तो इस अवस्था में आर्टिकल 1, 2, 3 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और ये अध्यादेश कब तक लागू होगा, इसकी वैधता मानी गई है 6 महीने, और अगर 6 महीने तक के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, अगर इसे कंटिन्यू करना चाहे तो संसद के द्वारा पास करा करके हमें ये कानून बनाना पड़ेगा इसका। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 108 में मैंने आपको बताया संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक आहूत करना, ये 108 के तहत है। देखोगे ना, जब दो पक्षों का झगड़ा हो जाता है तो उनकी जॉइंट मीटिंग कराने वाली बात है, जो उस संदर्भ में आप याद रखोगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक ऐसी बताने वाला हूँ जो हमारी डेली लाइफ में घटती हैं, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाद में है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रस्ताव 124 अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आप देखोगे जिस प्रकार से राष्ट्रपति की नियुक्ति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन की हम यहाँ सेंटर में बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे आपके राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में हैं तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित की गई है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये दी गई है इसमें। अभी आपको जो इसमें दिया जा रहा है वो एक थोड़ा सा हाईलाइट वाले पॉइंट हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके बाद में देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक अनुच्छेद पर हम डिस्कशन करेंगे और वो आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनी गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। इसके बाद में है आपका वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वित्त आयोग की स्थापना। आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग का कार्य क्या है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच में धन बंटवारे को करना है। वित्त आयोग आपका जो केंद्रीय वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग ये तय करता है कि पंचायतों को कितना पैसा दिया जाना है। तो वित्त आयोग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योजना आयोग, वित्त आयोग आपके अच्छे वाले टॉपिक है। ये मैं जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें मैं डिटेल एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा। पंचायती राज पे पूरा एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एक एक जो बिल्कुल बारीक पॉइंट है उनको भी हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग 315 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। इसमें लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे जब हमने अभी चार्टर एक्ट और ये सारे एक्ट हमने देखे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का किस प्रकार से सेटअप हुआ है उन चीज़ों को देखोगे आप। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है, फिर उससे देखोगे हम लोक सेवकों का चयन करते हैं। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अभिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग जिसके द्वारा इलेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट की जाती हैं, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान 324 के तहत है। अनुच्छेद 330 और 332 ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेट में भी बहुत क्वेश्चन आता है। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में मैंने देखा है बार बार ये क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वीकर सेक्शन, महिलाएं, दलित बच्चों के लिए जो अनुच्छेद हैं उनका एक वीडियो अलग से हम डालेंगे जो महत्वपूर्ण है और वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के आरक्षण के संबंध में ये। इसके बाद में 31 में दिया है, यहाँ पे 331 को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। 331 में है लोकसभा के लिए अंगल समुदाय के लोगों का नॉमिनेशन, 2 नॉमिनेट कर सकते थे राष्ट्रपति, अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद में 32 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं और अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपातकाल 352, 356 और 360। पिछले दिनों हायर एजुकेशन का पेपर हुआ और उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। 352 में आप देखोगे बाहरी खतरों से देखते हुए राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। और 356 में आप देखोगे कि राज्य जब अपने क्षेत्र में जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनके संचालन में, शांतिपूर्वक संचालन में निष्फल हो जाता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। कई बार आपने अक्सर सुना होगा कि किसी राज्य में अगर सांप्रदायिक दंगे हुए या राज्य वहाँ अपने शासन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया जाता है। पर अब तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 दृष्टि में। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। लाइक शेयर करें और ज़्यादातर जो बच्चे हैं देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको यूट्यूब चैनल जो हमारा है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।